जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के हवाले से। जनरल परवेज मुशर्रफ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मान रहे और पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबिक सदर आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि वो 13 जून को पाकिस्तान वापस आ जाएं, मुकदमात का सामना करें। उनके खिलाफ एक तो संगीन गद्दारी का मुकदमा चल रहा है जो कि खुसूसी अदालत में है, जहां पर उनके इंटरपोल के जरिए वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, जो परवेज मुशर्रफ साहब ने खुद एक पिटीशन फाइल की थी कि पेशावर हाई कोर्ट ने उन्हें ताहयात नाअहल करार दिया है। अपनी ताहयात नाअहली जनरल परवेज मुशर्रफ खत्म करवाना चाहते हैं और इस साल के आम इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यकीन दहानी करवाई कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वो पाकिस्तान वापस आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की यकीन दहानी और हुक्म की तामील नहीं की जनरल परवेज मुशर्रफ ने, और पाकिस्तान में उनके नुमाइंदगी, उनकी जो पार्टी के तर्जुमान हैं, वो मुख्तलिफ इस बारे में राय देते रहे। पहले कहा जाता रहा कि वो 24 घंटे में वापस आ रहे हैं, लेकिन आज अचानक, जबकि 2 बजे तक की डेडलाइन थी दोपहर जनरल मुशर्रफ के पाकिस्तान वापस आने की, तो उनकी पार्टी की तरफ से बयान आया कि जनरल मुशर्रफ का पासपोर्ट ब्लॉक है, उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है और इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि वो वतन वापस आ सकें। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने तो इस केस की जो सुनवाई है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है। लेकिन उसके फौरन बाद नादरा से, वजारत दाखिला से जनरल मुशर्रफ का पासपोर्ट भी, उनका शनाख्ती कार्ड भी अनब्लॉक कर दिया गया। उसके बावजूद अब क्या ऐसी कबाहत है कि जनरल परवेज मुशर्रफ, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि वो बहादुर हैं, तो पाकिस्तान आकर दिखाएं, वो कमांडो हैं, तो आए अपने मुकदमात का सामना करें। लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ रहे और अब तक की सिचुएशन क्या है, इस पे एक रिपोर्ट देखिएगा, उसके बाद मजीद बात आगे बढ़ाते हैं। डेडलाइन डेड, सारा इंतजार भी वेस्ट। परवेज मुशर्रफ आखिरी मोहलत के बावजूद सुप्रीम कोर्ट न आए। लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस के रूबरू परवेज मुशर्रफ के वकील पेश हुए। अदालत को बताया मुशर्रफ पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं, मगर मौजूदा हालात के पेश नजर सफर नहीं कर सकते। उन्हें पाकिस्तान आने की मजीद मोहलत दी जाए। अदालत ने वकील की इस्तदा तो मंजूर कर ली, मगर परवेज मुशर्रफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने का हुक्म वापस ले लिया। रिमार्क्स दिए, आप जब कहें अदालत तब लगा लेंगे, वापसी तक कागजात मंजूर नहीं होंगे। इससे पहले ऑल पार्टी मुस्लिम लीग के तर्जुमान डॉक्टर अमजद किसी भी पल मुशर्रफ की आमद की इत्तलात देते रहे और इंतजार करवाते रहे। रिपोर्ट आपने देखी, इस हवाले से बातचीत आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले मेरे साथ हैं जनरल मुशर्रफ के वकील कमर अफसल साहब। अस्सलाम वालेकुम कमर अफसल साहब। वालेकुम सलाम। सब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल मुशर्रफ साहब की तरफ से प्ली ली गई है, उनकी पार्टी की तरफ से सामने आया है बयान कि उनका पासपोर्ट, उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है, जबकि वो आज कर दिया है नादरा ने, वजारत दाखिला ने अनब्लॉक। तो अब क्या कबाहत है आपके मौकिल को वतन आने में? देखिए, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का ताल्लुक है वो बहुत क्लियर है कि वो अगर आएंगे हम उनको प्रोटेक्शन भी देंगे जी। और जब तक फर्दर ऑर्डर नहीं होगा अरेस्ट भी नहीं किया जाएगा जी। लेकिन मुशर्रफ साहब की जो मौजूदा वहाँ सिचुएशन है, जिसमें वन ऑफ द रीजन हिज हेल्थ हैजर्ड एंड सेकेंडली ड्यू टू द ईद हॉलीडेज, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू गेट द सफिशिएंट रिकॉर्ड, जिसकी वजह से उनका ये ख्याल था कि मुझे तो मजीद टाइम अगर मिले तो। कमर साहब, जहां तक सेहत के मामलात की बात है तो वो तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि हम एयर एम्बुलेंस भेज के उनको मंगवा देते हैं, उनकी सेहत का भी ख्याल रखा जाएगा। मतलब ये अनप्रेसिडेंटेड है कि सुप्रीम कोर्ट और खासतौर पे चीफ जस्टिस साहब खुद इतनी फैसिलिटेशंस दे रहे हैं, उसके बावजूद जो दरख्वास्त दहिंदा है और जो मुलजिम है एक और केस में, वो पाकिस्तान आने से कतरा रहा। नहीं, बात ये नहीं है कि वो कतरा रहे हैं, इसलिए कि एप्लीकेशन तो हमने खुद फाइल की थी और इस एप्लीकेशन पे हमारी पार्ट हियरिंग भी हो चुकी है जी। हमारा ये स्टैंड था कि हमारी अपील जो है वो सुनी जाए, जो कि हमारे खिलाफ लाइफ बैन हुआ है, ये टोटल
अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको इंडिपेंडेंटली देखा जाए। लेकिन चीफ साहब ने चूंकि मशरूत कर दिया उनकी हाजिरी को इस अपील की हेयरिंग के साथ, जो कि हमारे ख्याल में ये टोटली अनकॉल फॉर था, लेकिन फिर भी चीफ साहब हैज बीन वेरी काइंड, उन्होंने हमें मौका दिया। लेकिन कमर साहब कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए तो जनरल मुशर्रफ को आना पड़ता, और कागजात नामजदगी वसूल करने का तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी हुक्म दे दिया। मतलब ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि इस संगीन गद्दारी के मुकदमे में एक शख्स मुलव्विस हो, उस पर केस चल रहा हो और उसके कागजात भी मंजूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे दे। नहीं, वो इसमें कोई इतनी अनहोनी बात नहीं थी। उसकी कि जो हमारी सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील हाई कोर्ट पेशावर के खिलाफ थी, उसमें लीव हमें ग्रांट हुई है। ठीक, आप ये रिकॉर्ड पे बात नोट कर लें, उसमें हमें लीव ग्रांट हुई है। दैट हैज बीन चेंज्ड इनटू अपील। जब अपील में कोई चीज कन्वर्ट हो जाती है सीपी, तो फिर प्रीमा फेसी केस हमारा सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया हुआ है। हमारी तो प्रेयर ये थी कि आप उस जजमेंट को सस्पेंड करें, और जब आप सस्पेंड करेंगे जजमेंट तो हमारे नॉमिनेशन पेपर जो है प्रोसेस हो जाएंगे। लेकिन चीफ साहब ने जजमेंट सस्पेंड भी की, नॉमिनेशन पेपर प्रोसेस भी होने शुरू हो गए, लेकिन ये कंडीशन रखी कि हमारी हाजिरी जरूरी है। ये हाजिरी जो थी ये इतनी जल्दी मैनेजेबल या पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि हाजिरी में सिर्फ फिजिकल उनका आना नहीं था। अच्छा कंवर अफजल साहब, अब इंडेफिनेट पीरियड के लिए जो है मुलतवी हो गई है इस केस की समाअत? नहीं, इंडेफिनेट पीरियड के लिए मुलतवी नहीं हुई। अच्छा, बल्कि कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है कि हम जब भी चाहेंगे हम एप्लीकेशन फाइल करा के ये प्रोसेस दोबारा शुरू करेंगे। मतलब अभी तक कोई डेट तो अनाउंस नहीं हुई ना नेक्स्ट, तो दैट मींस कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए गई है। उन्होंने कहा कि आप जब भी दरखास्त दें, चाहे कल दरखास्त दे दें, चाहे एक हफ्ते बाद दरखास्त दे दें, इट विल डिपेंड ऑन आवर एप्लीकेशन। तो आपके मुवक्किल, अब चूंकि 25 जुलाई को इलेक्शन का ऐलान तो हो चुका है, तो आपके मुवक्किल 25 जुलाई से पहले पाकिस्तान आएंगे, ये डेफिनेट है या अभी ये भी इनडेफिनेट है? ये इनडेफिनेट है, क्योंकि जब तक उनकी चीजें जो है सेटल नहीं हो जाती, और जब तक खास तौर पे उनका हेल्थ का इशू और साथ उनके पर्सनल इश्यूज जो वो सेटल नहीं हो जाते, उस वक्त तक आना मुमकिन शायद नहीं हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर अफजल साहब जनरल मुशर्रफ के वकील, ताहयात नाअहली केस में तफसील से हमें बता रहे थे, और ये भी इनडेफिनेट है कि उनके मुवक्किल यानी कि जनरल परवेज मुशर्रफ इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आए या ना आए। इस पर हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर अमजद जो कि जनरल मुशर्रफ के तर्जुमान हैं, उनसे सियासी बात भी कर सकें, लेकिन जब तक वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर नहीं आते, हम आगे बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट के साथ। मेरे साथ आज डिबेट में शरीक होंगे इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, माहिर दिफाई तज्जियाकार हैं, लेकिन अब वो निगरान मुशीर बराए वज़ीर आला सिंध भी हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर हारिस साहब, और मुबारक भी हो आपको। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी गरीदा, आई कैन हियर यू। ओके ठीक है, मुझे अब आपकी आवाज आ रही है। और मुझे ज्वाइन करेंगे मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब, सीनियर सहाफी तज्जियाकार हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मैं आपको मुबारकबाद दे रही थी, निगरान मुशीर आप तैनात हुए हैं वज़ीर आला सिंध के, लेकिन साथ ही मुझे ये बताएं, जनरल मुशर्रफ साहब बावजूद इसके कि अनप्रेसिडेंटेड है कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब उनको इतनी रिलैक्सेशंस दे रहे हैं कि जी आपको गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा, कागजात नामजदगी भी चलें, कंडीशनल वसूली करने के अहकाम दे दिए, एयर एम्बुलेंस भी आ जाए, बाकी मामलात में भी आसानियां, उसके बावजूद जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान नहीं आ रहे, डर काहे का है उनको? कोर्ट में तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, वहाँ आके वो बात भी करते हैं व्हाट हैपन नेक्स्ट। उसके बाद उनके काफ़ी केसेस हैं, बुख्ती का केस है, फिर उसके बाद आल मस्जिद है, बेनज़ीर भुट्टो की मर्डर का केस चार्जेस उनके पास लगे हुए हैं। तो इसलिए वो अपने लॉयर से, मेरा ख्याल है, मेरी उनसे बात नहीं हुई है कि मुशावरत कर रहे होंगे कि कैसे हैंडल करना है, कौन से केस में बेल हुई है या आगे कैसे प्रोसीड करना है। ये इलेक्शन के लिए आएंगे और साथ दूसरे केसेस में उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। दिस कैन ऑल्सो भी टेकन के, इसमें बुला के बाद में ये अरेस्ट हो जाएं, तो ये वो अपने कानूनी जो माहिर हैं उनसे मुशावरत कर रहे होंगे। तो अरेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? अरेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? कानून का सामना करें, अगर वो उन पे कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका तो रिहाई हो जाएगी। बिल्कुल, गिरफ्तारी का खौफ है आप समझते हैं? नहीं, गिरफ्तारी का शौक नहीं है। बेसिकली बात यह है कि जो एक कानून में उनको मिलना चाहिए मौका के, बेल होनी चाहिए, वो सारी चीजें, क्योंकि देखिए ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस जो होते हैं ना, जनरली दे रिजॉल्व पॉलिटिकली। अब आप देखें कि बुख्ती के केस में
वहाँ पर कोर कमांडर भी थे, वहाँ पर डिवीजन कमांडर हैं, चीफ मिनिस्टर वहाँ के मौजूद थे, ब्रिगेड कमांडर मौजूद थे। जब शहादत वो मुफ्ती साहब मरते हैं, साथ उनके हमारे एक लेफ्टिनेंट एसएसजी के, 2 मेजर एसएसजी के बहुत अच्छे ऑफिसर, दे आल्सो डाइड केव जब बैठ गई। तो इसी तरह लाल मस्जिद में वही द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त बारूद वहाँ रखा हुआ है, एमुनिशन, कौन से इस्लाम में ये चीज़ें हैं कि हम ये लेकर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल एक बहुत अच्छा एसएसजी का शहीद कर दिया जाता है, ऑपरेशन होता है और वो एक मैकेनिज्म है जिसके ऑपरेशन होता है, उसमें उनको इन्वॉल्व कर दिया जाता है। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो केस में इधर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आपके इंटीरियर मिनिस्टर पे केस नहीं बनता, किसी और पे नहीं बनता, उन पर डाल दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि उनको इंटेंगल कर दें, उनको नहाने दिया जाए। दोज वर द इश्यूज। ठीक, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है इफ्तिखार अहमद साहब। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि परवेज मुशर्रफ आएंगे, ठीक, और उनको आने का फायदा भी नहीं है, उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनको ये सेहत इजाज़त नहीं देती कि वो जाएं और इलेक्शन कैंपेन में भी हिस्सा लें। और फिर जब आएंगे तो मुकदमा तो चलेंगे, पेशियां तो होंगी, और फिर वही सिविल मिलिट्री जो तनाव है वो बढ़ेगा, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान के जो दोस्त हैं वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके एक साबका चीफ को ह्यूमिलेट किया जाए। जो पिछले एग्रीमेंट था वो यही था कि साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अदालत के आगे अपने आप को सरेंडर करेंगे। जब वो अदालत के आगे अपने आप को सरेंडर कर देंगे तो ये तस्लीम कर लिया जाएगा कि सिविल सुप्रीमेसी जीत गई, और उसके बाद उनको अपनी वालदा की आदत के हवाले से बाहर जाने दिया जाएगा। वहीं पे सारा मामला खराब हुआ। हाँ, ये नहीं है कि एक आदमी को हम इसलिए बुरा कहें। बहस जरूर आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ डॉक्टर अमजद जरा आ गए हैं, जो कि तर्जुमान है जनरल मुशर्रफ के और सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अमजद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सर, पिछले हफ्ते आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि जनरल मुशर्रफ जरूर आएंगे, मुकदमात का सामना करेंगे। कल तक भी सर आपकी तरफ से यही पार्टी लाइन आती रही कि जनरल मुशर्रफ बस 24 घंटों में आ रहे हैं, लेकिन आज जब 2 बजे की डेडलाइन थी तो पता चला कि जनरल मुशर्रफ साहब नहीं आ रहे। क्या किसी बात का खौफ है, गिरफ्तारी का खौफ है, मुकदमात का खौफ है, या कोई और सियासी मसलहत है? देखिए, ये अभी जो आपने बताया ना, खौफ की बात करी है, खौफ तो अगर होता, आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको कहा हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो खौफ की तो वहाँ पे बात आती नहीं। और वैसे भी वो मुकदमात से या इन गिरफ्तारियों से डरते नहीं है, क्योंकि 2013 में भी जब आए थे तो 3 उनके ऊपर मर्डर के केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके थे, यानी उनका नाम डाला जा चुका था। इवन जज नजरबंदी केस जो है वो भी उनके ऊपर केस डाला जा चुका था। उसके बावजूद वो 4 केसेस से फिर भी आए और आके उन्होंने अदालतों को फेस किया। 17 times ही अपीयर्ड इन डिफरेंट कोर्ट। मैं खुद भी वहां पे गया हूँ, हर लेवल की, ATC से लेके हाई कोर्ट तक। ये बात तो आप ना करें। अब बात रह गई है बाकी के वो क्यों नहीं आए या क्या हुआ। उसकी बात ये है कि हमने कल सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट की थी चीफ जस्टिस साहब को कि आप हमें टाइम दे दें, क्योंकि 8 या 10 घंटे में हम सारे अरेंजमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया, वो आ जाए। फिर हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा चलो 2 बजे आ जाए। उसके बाद हमने पूरी कोशिश की, लेकिन वहां पे आपको पता छुट्टियां हैं, तो 100 उनकी एक तो अरेंजमेंट नहीं कर पाए। दूसरा ये कि वो कुछ थोड़े से बीमार भी हैं, तो उन्होंने कल हमें ये कहा था कि चीफ साहब से पूछ दें कि मुझे जो इस वक्त प्रॉब्लम है, अगर मुझे इसकी वजह से वापस आना पड़े तो मुझे आने देंगे। हमने चीफ साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको श्योरिटी नहीं दे सकता, वो आए तो फिर मैं फैसला करूंगा कि उनका ECL में नाम डालना या नहीं डालना। तो वो भी एक इशू था कि क्लियरेंस फ्रॉम द हेल्थ, वहाँ पे जो चीजें, तो ये भी डॉक्टर अमजद साहब, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि जनरल मुशर्रफ, जिन पर मुकदमात भी हैं, संगीन गद्दारी का मुकदमा है, वो अपने मुतालिबात भी रखते हैं। मतलब एक ऐसा मुल्जिम, या पाकिस्तान की आप मुझे बता दें कि कानूनी तारीख में कहाँ हुआ हो कि मुल्जिम अपने मुतालबात रखे कि जी मैं इन शराइत पे मुकदमात का सामना करूंगा और फिर इन शराइत पर मैं रहूंगा भी, किसी जगह पर फेस करने के लिए मैं कहीं आना जाना चाहूं तो भी मुझे फैसिलिटी हो। मतलब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि ये बड़ा अजीब सा नहीं लगता, खासतौर पर जनरल मुशर्रफ साहब के लिए, साबिक आर्मी चीफ हैं, साबिक सदर हैं, हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात उन्होंने की है। वो अगर इस तरह के मुतालिबात कानून के सामने रख रहे हैं कि जब तक मुझे ये चीज नहीं दी जाएगी मैं केसेस का सामना नहीं करूंगा। नहीं, देखिए आप जिस तरह फरमा रही हैं ऐसे उन्होंने नहीं कहा। देखिए, शर्त में और रिक्वेस्ट में फर्क होता है। ठीक है, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि क्या आप मुझे ये इजाजत दे सकते हैं कि मैं अगर हेल्थ इश्यूज की वजह से वापस आना पड़े तो मैं आ सकता हूँ। ये उन्होंने पूछा उनसे, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मुझे लिख के दें तो फिर मैं आऊंगा।
तो कोई कंडीशन उन्होंने नहीं लगाई, ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे और लोगों को भी दिया गया। अब नवाज शरीफ के खिलाफ आपको पता है कि नैब ने कहा कि ईसीएल में नाम डालो, उसके बाद फिर उन्होंने कहा नाम डालो, लेकिन ना उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने डाला, ना इंटरिम गवर्नमेंट ने डाला और उसको लंदन भेज दिया, ठीक है। और उस पर मुशर्रफ साहब के जो मुकदमा आता है ना, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, मुल्क को लूटा नहीं, खाया नहीं, मतलब डिफरेंट नोयत का, ठीक है। वो भी एक संगीन केस है कि उन्होंने आइन जो है वो सस्पेंड हुआ, तो आइन तो पहले भी सस्पेंड होता रहा, उससे कोई मुल्क नहीं टूट गया, उससे कोई मुल्क के प्रॉब्लम नहीं हो गई। इसने तो डॉक्टर अमजद साहब आप कैसी बात कर रहे हैं कि आइन पहले भी टूटता रहा है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर अमजद साहब ये तो बड़ी अजीब बात आप कर रहे हैं कि आइन पहले भी टूटता रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब ये तो अब नॉर्मल सी बात होगी पाकिस्तान में कि आइन तोड़ दो, आइन ना हुआ मतलब कोई मोम की डब्बी होगी, आइन फिर वही बात आ जाती, आइन तोड़ दो। अच्छा आइन तोड़ दो, उसको आप फांसी लगा दे, तो जो मुल्क को लूट के खा जाए और मुल्क का बेड़ा गर्क करे और उसकी भी सजा होनी चाहिए, इंडिया में उसकी भी सजा होनी चाहिए। मुल्क की सालमियत के खिलाफ कायम करे तो उसको आप छोड़ दे। नहीं बिल्कुल नहीं, किसी को भी ना छोड़े। जिस पर भी इल्जाम साबित हो, चाहे वो करप्शन का हो, चाहे वो संगीन गद्दारी का हो, उसको मुकदमा फेस करने चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। उसके ऊपर इल्जाम आलमो साबित हो चुका और होने वाला है, और वो ईद के ऊपर भाग गया। नहीं जाने देना चाहिए था कि अगले 3 या 4 दिन के अंदर फैसला अगर हो सकता है, जो कि कोर्ट की एक लिमिटेशन है कि तो 4 दिन रुक जाता, अगर फैसला उसके हक में आ जाता तो चला जाता। देखिए उसने मैनेज किया और वो चला गया। बात यह है कि अगर मुशर्रफ साहब सिर्फ इतना पूछे कि यार अगर मैं बीमार हुआ मुझे आने देंगे, वो कहते नहीं आने देंगे, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, मैं आई हफ्ते 10 दिन बाद जाऊंगा। आज हमने क्या कहा? डॉक्टर अमजद आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब अपने केसेस का मवाजना करते हैं जनरल मुशर्रफ, तो उन्हें लगता है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, और जनरल मुशर्रफ की टीम जब मवाजना करती है तो कहती है कि नवाज शरीफ के साथ बहुत ज्यादती, यानी कि ज्यादती से मुराद बहुत ज्यादा उनको रिलैक्सेशंस दी जा रही हैं। इस पे बात करें छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं जनरल मुशर्रफ की वतन वापसी के हवाले से। मेरे साथ हैं इफ्तिखार अहमद साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मोहम्मद जियाउद्दीन साहब और डॉक्टर अमजद साहब। इफ्तिखार अहमद साहब, डॉक्टर अमजद साहब जो बात कर रहे हैं वो समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को बहुत रिलैक्सेशन मिल गई है, कि उन पे करप्शन का केस है, और ये शायद ज्यादा बड़ा केस है डॉक्टर अमजद के नजदीक जनरल मुशर्रफ के केस की निस्बत। और वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को अगर ईद की छुट्टियों पे जाने की इजाजत मिल सकती है, तो मुशर्रफ साहब ने अगर पूछ लिया कि उनकी तबीयत खराब है वो नहीं आ सकते, तो मज़ायक़ा क्या? नहीं, बड़ा फर्क है। जनरल मुशर्रफ ने आइन को तोड़ा है और मैं बहुत डिफरेंट महसूस करता हूँ। नवाज शरीफ ने आइन नहीं तोड़ा। अब नवाज शरीफ पे भला कोई इल्ज़ाम भी लगाएं, उसको कुछ भी कहें, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं किया ना, उसने कॉन्स्टिट्यूशन का एब्रोगेट तो नहीं किया ना, उसने जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थी उसको उठा के बाहर तो नहीं फेंक दिया, और उसके दोस्तों ने मिलके पूरे के पूरे इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया, उसने ऐसा तो नहीं किया। बहुत फ़र्क है। लेकिन ये मेरी जगह उसमें पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। मैं कहता हूँ उसको सजा देनी चाहिए 99 के कू में, और ये सजा देना चाहते हैं उसको जजेस वाले मामले में। मेरा सिर्फ इतना उनसे इख्तिलाफ है, लेकिन मुशर्रफ साहब को इसकी सजा मिलनी तो है। तो बेहतर है कि मेरा तो मुशर्रफ साहब उनको ये है, जितनी उनकी उम्र है और जितना उन्होंने अपना एक पोस्चर बना रखा है और बाहर जाके लेक्चर देते हैं, लोग उनको सुनते भी हैं, मेरा ख्याल है उसी को वो कायम रखें। ये पाकिस्तान में आके जेल में जाए बगैर बात नहीं बननी। ठीक है। जियाउद्दीन साहब आप लाइन पे हैं सर? जी सर अस्सलाम वालेकुम आपको। और जनरल मुशर्रफ बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से रिलैक्सेशंस दी, बहुत से इंसेंटिव्स दिए, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, उनका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या कहते हैं? उन्हें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? वो अगर आ भी नहीं रहे तो उनको किसी तरह से पकड़कर बुलवा लेना चाहिए, उनको पाकिस्तान वापस लाना चाहिए, यानी रेड वारंट इशू करें उन पे। क्योंकि देखें आइन जो है पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, यूनिक मुल्क है। पाकिस्तान जो वजूद में आया है वो आइन के जरिए आया है। यानी पाकिस्तान जो एक मिसाल के तौर पे इजिप्ट ही रहेगा, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन टूटते रहे, ईरान ईरानी रहेगा, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन टूटते रहे। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि अगर उसका आइन किसी ने तोड़ दिया, अप्रोगेट किया, तो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाती है। इफ्तिखार अहमद साहब, इन बहरानों का जिम्मेदार कौन है?
जाने वाली नून लीग की हुकूमत, उससे पहले की हुकूमतें बशमूल डिक्टेटरशिप्स, या फिर निगरान गवर्नमेंट? हमारा सिस्टम, सारा सिस्टम खत्म हो गया। और सिस्टम को हेड कौन करता है, चलाता सिस्टम को हेड मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतों ने किया है। उन्होंने सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की। ठीक, उन्होंने अपने ज़ात को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, ज़ाती को फ़ायदा उठाया होगा। ना तो पार्लियामेंट को उतना सुप्रीम बनने दिया जितना होना चाहिए, ना उन्होंने लोकल बॉडीज़ को जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में होनी चाहिए, ना उन्होंने रिफॉर्म्स की तरफ तवज्जो दी, ना जुडिशल रिफॉर्म्स की, ना उन्होंने सर्विस रिफॉर्म्स की, ना उन्होंने जो नैब का वादा किया था वो पूरा किया। ये पिछले 10 साल के अंदर मासवाए 18वीं तरमीम के, जिसमें एक अच्छी चीज़ की जजेस की तैनाती के बारे में, और फिर एक जज के दबाव में आके उसको भी वापस दे दिया। ये एक मुसलसल एक प्रॉब्लम आ रही है। इस प्रॉब्लम में कोशिश करता है कोई फौजी आके कि उसको मैं ठीक कर दूं, वो और ख़राबी पैदा कर जाता है। पाकिस्तान में 4 मार्शल लॉ लगे, एक मार्शल लॉ भी ऐसा नहीं है जिसने इस मुल्क से करप्शन को ख़त्म करने के लिए ऐसा कोई कानून वज़ा किया हो कि करप्शन बंद हो गई हो। एब्सोल्युटली नॉट, नहीं किया। कहा यही किया कि जनाब मुल्क तबाही के दाने पे खड़ा था। जिस तरह अभी हमारे एक दोस्त ब्रिगेड साहब कह रहे हैं कि कर्जा बढ़ गया, कर्जा और बढ़ेगा जब आप डिमांड करेंगे। देखें, अब हमारी पाई बहुत छोटी हो गई है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पैसे मिलने हैं। वफाक के पास जो पैसे हैं, वफाक उसमें अपने सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहें दे दे, उनके फ्यूल चार्जेस दे दे और अफवाज पाकिस्तान को पैसे दे दे। और तो कोई तरीका है नहीं। टैक्स का आपका निज़ाम ही कोई नहीं है। आपने टैक्स रिफॉर्म संजीदगी से किसी ने भी नहीं की। इन 70 साल के अंदर कोई ऐसी टैक्स रिफॉर्म नहीं हुई कि आपको आमदन मिले। जब आपके पास आमदनी नहीं होगी तो फिर आप भिखारी हैं। फिर आप IMF के पास जाएंगे, फिर उनकी शराइत मानेंगे, उधर से पैसा लेते हैं, अपने अदलों पे लगाते हैं और फिर इस पतली गली से बाहर निकल जाते हैं। मुझ जैसे गरीब के लिए आपने क्या छोड़ा है? मेरे लिए तो ये है कि ना मेरे जेर जमीन, अब मुझे पानी का खतरा पड़ गया है। मेरे लिए पानी पीने का पानी नहीं है, बिल्कुल लाहौर में खत्म होता जा रहा है पीने का पानी। गरीजा में एक आदमी को जिम्मेदार नहीं ठहराता या एक हुकूमत को जिम्मेदार नहीं ठहराता। लेकिन 10 साल तो अपना खुद मुशर्रफ के दौर के हैं, वो पॉलिटिकल 99 से लेके ऑनवर्ड। फिर 10 साल ये 2 सियासी हुकूमतें आई, 20 साल तो आपकी और मेरी। इन 20 सालों में आपने अवाम के लिए क्या किया? इस मुल्क की इक्तिसादी सूरत को बेहतर करने के लिए क्या किया? जॉब अपॉर्चुनिटीज को पैदा करने के लिए क्या किया? सर, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। मुझे ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद सर इसी डिबेट पे आएंगे, इसी डिबेट पे ब्रेक के बाद आएंगे। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर अमजद से सवाल कर लूं। सर, जनरल मुशर्रफ साहब अब पाकिस्तान कब आएंगे? कोई हतमी तारीख है या अभी इसमें मजीद सोच विचार की जरूरत है, या आप समझते हैं कि अब वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते कम से कम 2018 के? जी, मैं इसका जवाब देता हूँ, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया। मैं सर बिल्कुल आप करें। ज़ियाउद्दीन साहब ने जो बातें की हैं वो उनकी बातों में खुद ही इख्तलाफ निकलता है। एक तरफ वो कहते हैं कि पाकिस्तान बना था इस आइन पे। भाई उस वक्त तो आइन कौन सा था? आइन तो बना 1973 में। उसके बाद जितनी हुकूमतें उससे पहले आती रही जाती रही, आपको पता ही है कि किन हालात में कैसे उस वक्त अयूब खान साहब आए थे या बाकी लोगों ने क्या किया। दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि अभी वो ये इफ्तिखार साहब जो जिनसे बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि किसी ने आज तक ऐसा कोई कानून ही नहीं बनाया कि ये जो करप्शन है खत्म। देखिए, ये नैब का कानून किसने बनाया था? परवेज मुशर्रफ ने बनाया था। ठीक है, उसके बाद मेरी बात सुने भाई, मेरी बात सुने। आप बहुत बोल चुके हैं। देखिए, बात सुने साहब यार, प्लीज लिसन टू मी। क्या बात ये है कि ये नैब का बनाया। क्या हुआ? नैब में क्या कर लिया? नैब ने क्या कर लिया? नैब ने कहा मेरी बात सुन लो, लोग सुन रहे हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। आप परवाह नहीं कर रहे, आप चुप करें। मैं आपका गलत बयानी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बात पूरी कर लो, फिर आप उस पर कमेंट कर लीजिएगा। नैब का कानून मुशर्रफ के दौर में बना, उसके ऊपर मुकदमा कायम हुए। अभी नवाज शरीफ के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसी कानून के तहत हो रहा है। ये जो पकड़ दकड़ होगी या नवाज शरीफ भाग रहा है, ये उस कानून के तहत हो रहा है। अभी अगर उसको सजा होती है या वो
पैसा वापस लेके आते हैं तो उसी कानून के तहत होते हैं। अगर वो नैब का कानून अभी और अगर आज पनामा में नवाज शरीफ को कौन पकड़ता? डॉक्टर अमजद मुझे एक ब्रेक लेनी है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ब्रेक के बाद भी हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर अमजद साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, आपसे ब्रेक के बाद भी हमें ज्वाइन करें। तो इफ्तिखार साहब जो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, डिबेट करना चाह रहे हैं, डिबेट को कंटिन्यू करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। चलो मुशर्रफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब निगरान मुशीर बराए निगरान वज़ीर आला सिंध आज ही तैनात हुए हैं। साबिक नैब के ऑफिसर हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। और ज़ियाउद्दीन साहब थोड़ी देर में शायद हमें ज्वाइन कर लेंगे। डॉक्टर अमजद साहब, काफी गर्मा गर्म बहस हो रही थी आपकी और इफ्तिखार अहमद साहब की नैब के कानून के हवाले से। आप अपनी बात जरा जल्दी कंप्लीट कर ले ताकि इफ्तिखार साहब फिर उसका एक काउंटर आर्गुमेंट दे सकें। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इन्होंने कहा कि आज तक जितनी हुकूमतें आई हैं किसी ने कोई कानून साजी नहीं की। सर उनको बोलने जवाब देने दें। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मुशर्रफ साहब के दौर में नैब का कानून आया। बात यह है कि उसमें कोई या जाती है या उसमें कोई अमेंडमेंट है, अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट ये इदारे को प्रॉपर शेप दी गई। उसके बाद फिर ये जो पनामा केस में अगर नवाज शरीफ के खिलाफ जो भी कुछ हो रहा है या किसी और के खिलाफ हो रहा है या रिकवरी हो रही, तो वो इसी कानून के तहत हो रही है। ये नहीं कि ये जाया हो गया, मतलब ही हैव टेकन एटलीस्ट सम इनिशिएटिव एंड दैट इज गोइंग ऑन। ये तो मैं नैब की बात कर रहा था। उसके बाद जी, और अब नैब पे मैं बात करता हूँ, बात खत्म करते हैं। नैब को आपने इस्तेमाल किया काफ लीग को तोड़ने के लिए, और तारिक अजीज वगैरह ने कहा कि इस कानून को इस्तेमाल करके सियासी लोगों को तोड़ो, अपने साथ परवेज मुशर्रफ के साथ शामिल करो। नंबर 1। नंबर 2, आपने ये किया कि नैब में ये मुझे कहा गया कि इफ्तिखार साहब 1 अरब रुपए आपने लूटा, 50 करोड़ रुपया वापस कर दें, 50 करोड़ रुपया आपका हलाल हो गया, जहां मर्जी चाहे अय्याशी करें। और जहां तक आप पनामा, क्या आपको पहले से बड़ी बात होगी थी इतने साल पहले कि एक पनामा होगा और उस पनामा में नवाज शरीफ आ जाएगा? ये बातें फजूल हैं। आपका नैब बिल्कुल नाकाम रहा और आपने सिलेक्टिव इस नैब को इस्तेमाल किया लोगों को पॉलिटिकल विक्टिमाइज। सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हो गई है क्योंकि नैब बनाई जनरल मुशर्रफ साहब ने, डॉक्टर अमजद ने उसका पॉइंट दे दिया। सर 1 मिनट, इफ्तिखार अहमद साहब बतौर सहाफी तज्ज़ियाकार एग्री नहीं करते। सर जरा एक नैब के जो जिन्होंने वहां पर काम किया है, जो डायरेक्टर रहे हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, उनसे पूछ लें। सर नैब फेल हो चुकी है बिल्कुल? डॉक्टर के फर्स्ट बेस्ट करना। ठीक है, ज़ियाउद्दीन साहब क्या आप भी समझते हैं कि नैब फेल हो गई है? इफ्तिखार अहमद साहब समझते हैं? नैब से पहले मैं जरा अमजद साहब को तारीफ बता दूं कि पाकिस्तान का जो वजूद में आया पाकिस्तान, तो 1935 के एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्ट आया है। आइन पाकिस्तान का वजूद ही जो है ये आइन के जरिए हुआ है। डॉक्टर अमजद को शायद इसका पता ही नहीं है, पाकिस्तान कैसे बना पता ही नहीं है। वो पता नहीं वो ये करें कि पाकिस्तान आइन तोड़ सकते हैं, उन्हें अंदाजा नहीं है कि आइन की तोड़ने से पाकिस्तान का होगा क्या। और दूसरी बात, अच्छा फिर मुशर्रफ साहब ने सिर्फ 1 दफा तोड़ा बल्कि 2 दफा तोड़ा। तो नैब का कानून वो कह रहे हैं कि बड़ी तारीफ करें नैब का कानून को। नैब वालों ने कहा कि हमने बड़ी कलेक्शन किए, करप्शन का पैसे हमने कलेक्ट किए। तो उससे पूछा गया कि किन लोगों ने पैसे दिए, तो सरफ हैरिस ने फौजी, 2nd नंबर पे सिविल सर्वेंट से और 3rd सियासतदान से। ये जरा अमजद साहब की जरा वो देख लें जाकर लिस्ट कि नैब ने जब करप्शन के पैसे से शुरू किए तो उन्होंने सबसे ज्यादा फौजियों से कलेक्शन किए और सिविल सर्वेंट से कलेक्ट किए। तो ये न्याय जहाँ तक नवाज़ का ताल्लुक है वो तो अदालत में भुगत रहा है, केस भुगत रहा है। वो तो 3 दफा तो उससे बाहर गया और वापस भी आ गया। ठीक है। इफ्तिखार साहब इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? इफ्तिखार साहब। नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहस गलत है। मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क को तबाह मत करो। ये मुल्क आपका मुल्क है, मेरा भी मुल्क है, फौज का भी मुल्क है और नॉन फौजी का भी मुल्क है। अगर ये मुल्क होगा तो आपकी भी इज्जत है, मेरी भी इज्जत है। और खुदा के लिए मेरे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो तारीख मत करो। लेट अस सिट डाउन, सिविल सुपरमेसी को मान लो और आराम से इस मुल्क को आगे जाने दो। अगर ये जंग जारी रखना चाहते हो तो फिर इसमें सबका नुकसान है ना। आप भी कभी कामयाब नहीं हो सकते हो और सिविलियन भी कभी ना कामयाब नहीं हो सकते हैं। और नुकसान किसका होगा? गरीबों का, काश्तकारों का, मजदूरों का, तालिब इल्मों का, मेहनत करने वालों का। ठीक है,
ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं सर? फाइनली आई कैन हियर यू सर। उस वक्त चूंकि बात बड़ी हीटेड डिबेट हो रही थी नैब के किरदार के हवाले से, डॉक्टर अमजद साहब इसकी तारीफ कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे कि जनरल मुशर्रफ की बनाई हुई नैब है पाकिस्तान से करप्शन के खात्मे के लिए बहुत फायदेमंद है। इफ्तिखार साहब और जियाउद्दीन साहब डिसएग्री कर रहे थे। सर आप बताएं, क्या नैब कामयाब है या नाकाम है, क्योंकि आप एक नैब के बड़े अफसर भी रहे हैं सर? देखें गरीदा, बेसिकली जितनी नैब की इस वक्त बातें हो रही हैं, जिक्र हो रहा है, परेशानी हो रही है, दैट मीन नैब इज वर्किंग। एक तो हमें ये क्लियर होना चाहिए, और ये नैब उन लोगों के लिए जो करप्ट हैं, जिन्होंने मुल्क को पैसा लूटा है, पाकिस्तान को इस एंड पे ले गए मैशी तौर पर, तो इसलिए नैब काम कर रही है, तो उसके सब लोग बुराइयां कर रहे हैं। इसको सिस्टम, मैं बिलीव करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आप हर चीज़ का सिस्टम इम्प्रूव करें। अगर उस पर कोई कमी रह गई है, कोई बेशी रह गई है, आप उसको ठीक करें, बट डोंट ये कहें कि हम नैब खराब काम कर रहे हैं, इसे ख़त्म कर देना चाहिए। नैब ये एक अदारा है जिससे सब डर रहे हैं, और आज आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर इसी की पेशी हम भुगत रहे हैं, और फिर वो उसको बुरा भला कह रहे हैं। ये बात हमें समझनी कि अगर इसमें कोई कमी हम समझते हैं, जैसे पहले बात एक वॉलंटरी रिटर्न की बात होती थी, वो ख़त्म कर दी गई है, और चेंजेस बेहतर लेकर आएँ, बट डोंट इसकी हम ये बातें करें कि जी ये ख़राब है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। आई थिंक दिस नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। और सेकेंड बात यह है कि पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है या आइन इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये डिबेट हमें करनी चाहिए, देखना चाहिए। अगर पाकिस्तान को लूट रहे हैं, पैसा करप्शन कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग थिंग कि पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है या आइन इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान है तो आइन है, पाकिस्तान है तो आइन है। मुस्कुरा रहे हैं, आई एम श्योर कि जियाउद्दीन साहब भी इस पे हंस रहे होंगे, हम उनको देख नहीं सकते। इफ्तिखार साहब कोई कमेंट करना चाहेंगे? पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है कि आइन इंपॉर्टेंट है? टाइम नहीं हमारे पास, किस दिन फिर बात करेंगे। ये जो साहब हैं ये भी आइन के अंडर ओथ होंगे। ठीक है जियाउद्दीन साहब, पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है या आइन इंपॉर्टेंट है? आइन, मैं कह रहा हूँ आइन के बगैर पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओके, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सर इस डिबेट को किसी और दिन भी कंटिन्यू करेंगे, आप सब आपके सबके साथ। बहुत डिबेट एक पॉइंट दे दिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार अहमद साहब, जियाउद्दीन साहब, डॉक्टर अमजद साहब, कमर अफजल साहब का बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज।